साक्षिणः पुरतो भाति लिंगम् देहेन संयुतम् चितिच्छाया समावेशात् जीवस्याव्यावहारिकः अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिण्यप्यवभासते आकृतौ तु विनष्टायाम् भेदे भाति पयाति तत्। 16 वाला देखेंगे। साक्षिणः पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशात् जीवस्यात् व्यावहारिकः। ये यहाँ पे जीव का, व्यावहारिक जीव का डेफिनेशन ये श्लोक बता रहा है। तो इसमें सबसे छोटा सेंटेंस क्या बनेगा? लिंगम भाति। लिंग जो है वो दिख रहा है। ठीक है, कैसे, कहाँ दिख रहा है? साक्षिणः पुरतो लिंगम भाति। कुतः भाति? साक्षिणः पुरतः लिंगम भाति। केन संयुतम लिंगम भाति? देहेन संयुतम लिंगम साक्षिणः पुरतो भाति। ये जो लिंग देह है, लिंग देह मतलब किसके साथ में? देह के साथ संयुक्त होकर, मतलब ग्रॉस बॉडी के साथ में संयुक्त होकर। और किसके सामने, किसके आगे? साक्षिणः पुरतः। पुरतः मतलब आगे, सामने। किसके सामने? साक्षी के सामने। तो साक्षिणः जो है वो कौन सा केस है? काकी के 6 संबंध। तो 6 केस साक्षिणः पुरतो भाति लिंगम देहेन संयुता। फिर क्या है? चिति छाया समावेशात लिंगम भाति। चिति छाया समावेशात किस तरह से वो हो रहा है लिंगम भाति? क्योंकि चिति छाया के साथ में वो आवेशित हो रहा है। कौन? लिंगम भाति। वो जो लिंग शरीर है वो बिना वो चित छाया के डेड है, जड़ है। तो शाइन क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें चितित छाया है। चितित छाया समावेशात एव लिंगम भाति। फिर क्या बोले कि जीव व्यावहारिक जीवस्यात्, यही व्यावहारिक जीव है। तो अभी तक जो बोला था चित छाया वेशितौ बुद्धौ, वो सब उसमें वहां से लेके अभी तक में फर्स्ट टाइम इन्होंने जीव वर्ड का यूज किया। अभी तक नहीं यूज किया था उन्होंने, क्योंकि पहले अहंकार एक अहंकृतिरन्यास्यात् अंतःकरण वो सब बोला था ना, तो सब बुद्धि की बात हो रही थी वहां। अब जो बोल रहे हैं वो जो जीव के बारे में, वही चीज जीव के बारे में बोले कि वो जीव जो है एक व्यवहारिकल एम्पिरिकल बोलता है ना, वो वाला जीव जो है वो हमारे सामने आके पूरा तैयार हो गया। किसके साथ में? ये लिंग देह के साथ। लिंग और देह के साथ में जब ये मिल जाता है, पर सिर्फ लिंग और देह के मिलने से होगा क्या? नहीं, चितित छाया भी मिलना होगा, नहीं तो फिर वो तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा उसमें, तो फिर वो जड़ ही है। तो सारे चारों चाहिए हमको। क्या क्या? साक्षी, चितित छाया, लिंग देह और देह मतलब ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, साक्षी और चितित छाया। तो साक्षी जब इन सबके साथ में मिलता है तब जाके क्या होता है? ये जीव जो है ये व्यवहारिक जीव हो जाता है, प्रैक्टिकल कॉम्प्रिहेंसिव जीव। नहीं तो अभी तक वो कॉम्प्रिहेंशन के बाहर था। तो अब ये कॉम्प्रिहेंसिव, प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल, जो भी आप लोग बोले, वैसा एक जीव बन के तैयार हो गया, जो कि कर्तृत्व भोक्तृत्व के साथ में आके कर्म करने को तैयार हो गया। हाँ, तो क्या होता है देखिए, एक बॉडी, अच्छा एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, उसमें आप बताइए क्या क्या है, क्या क्या नहीं है? ग्रॉस बॉडी है ना? सूक्ष्म शरीर नहीं है, चितित छाया भी नहीं, चितित छाया भी नहीं है। चलो, साक्षी है कि नहीं? साक्षी है, ग्रॉस बॉडी है,
क्योंकि साक्षी तो हर जगह है। पर ये जब चीजें चारों मिलती हैं तभी वो जीव बनता है, नहीं तो जीव नहीं बनेगा। उसके बिना तो कुछ रहेगा ही नहीं। वही मेन है। ठीक है, अब डीप स्लीप में बताइए क्या क्या रहता है, क्या नहीं रहता। साक्षी रहता है, क्रॉस बॉडी रहता है कि नहीं? रहेगा ना। हम लोग आइडेंटिफाई नहीं होते। चलिए बस हटा देते हैं, क्रॉस बॉडी नहीं रहता। हाँ, आभास नहीं रहता, हटा देते हैं उसको। और क्या रहता है? नहीं रहता। सटल बॉडी रहता है कि नहीं रहता? नहीं रहता। वो वृत्ति के रूप में रहता है ना। तो ये सटल बॉडी नहीं है, और सटल बॉडी नहीं है इसीलिए वहां पे इम्प्रेशंस नहीं समझ में आते। अच्छा, ड्रीम स्टेट में क्या रहता है, क्या नहीं रहता? सूक्ष्म शरीर रहता है, चिति छाया भी है। क्या स्थूल शरीर नहीं है, बस कि उसके साथ आइडेंटिफिकेशन नहीं है या नहीं है। हम लोग आइडेंटिफिकेशन से बोल रहे हैं, क्योंकि डेथ में भी तो ग्रॉस बॉडी पड़ा हुआ है, पर आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसके साथ ना। तो है या नहीं है, हम लोग उससे कंफ्यूज मत होइए। आइडेंटिफिकेशन नहीं है उसको, इसीलिए डीप स्लीप में हम लोगों के पास में कोई इंप्रेशन नहीं रहता, इसलिए कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए वहां पे सटल बॉडी नहीं है ना, ग्रॉस बॉडी नहीं है, सब बोलेंगे हम लोग। ठीक है, पार्शियली सटल बॉडी हम लोग बोलेंगे क्योंकि सांस चल रही है ना। लिंग देह में क्या क्या आता है? 17 एलिमेंट्स, लिंग शरीर के कंपोनेंट्स। हाँ है, पर आइडेंटिफिकेशन नहीं है ना। हाँ, एग्जिस्टेंस है। यहाँ पे बहुत चीजों का एग्जिस्टेंस है। जैसे हमारे घर में होता है ना, जैसे बहुत चीजें रहती है, पर कई बार ऐसी चीजें होती है कि हमारे घर में क्या है हमको ही नहीं पता होता, पर वो है, मेरा आइडेंटिफिकेशन नहीं है। अगर आभा मैंने वहां से हटा दिया उसको, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि है नहीं है, पता नहीं, पर वो था, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं था इसीलिए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी आइडेंटिफिकेशन की बात हो रही है। ग्रॉस बॉडी डेथ के टाइम पे ग्रॉस बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं है, सटल बॉडी आइडेंटिफाइड नहीं, ग्रॉस बॉडी है, दिख रहा है पर आइडेंटिफाइड, पर साक्षी है। चितित छाया क्या होता है? रिफ्लेक्शन है। तो जब सटल बॉडी ही वहां पे नहीं है तो फिर रिफ्लेक्शन किस में आएगा? साक्षी हमेशा रहेगा। ठीक है, तो बिना उसके आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा हमारा। तो क्या होता है? कॉन्शियसनेस जो है कंडीशन्ड बाय इग्नोरेंस, इसको क्या बोलते हैं? जीव। कॉन्शियसनेस जब कंडीशन हो जाता है, उपाधि हो गई उसकी अज्ञान, किसकी? जीव की। पर जब तक क्या होता है, हम लोग का ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी जब तक उसके साथ में आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक उसका एक्सप्रेशन नहीं आएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, मतलब क्या, जैसे कोई चीज है, जैसे कोई डेफिनेशन है, मैंने आप लोगों से पूछा कि कर्म और क्रिया में डिफरेंस बताइए। कहा हाँ, कर्म और क्रिया में डिफरेंस पता है। हाँ, फिर मैंने बोला हाँ, सबने बोला हाँ पता है। पर जब तक मैं आपको पूछूंगी नहीं, वो जो इग्नोरेंस है, हाँ, वो पता नहीं चलेगा कि इग्नोरेंस, उसका फ्रूट ऑफ एक्शन आएगा क्या? इग्नोरेंस है हमारे में, पर वो फ्रूट ऑफ एक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही मैं पूछूंगी कि आप बताइए क्या है, तब वो फ्रूट ऑफ एक्शन जनरेट करना शुरू करेगा। तो इसीलिए उसको भोग साधन और भोगायतन बोले।
तब ये दोनों चीजें नहीं रहेंगी उस चित छाया के साथ में, साक्षी के साथ में, तो फिर वो पूरे के पूरा फ्रूट ऑफ एक्शन जो कर्म फल है उसका पूरा इम्पैक्ट उस जीव के ऊपर नहीं आएगा। कि लेने वाला देने वाला कौन है? वो जीव ही है, वो ही एंजॉयर है, वो ही भोक्तृत्व है, वो ही कर्तृत्व उसमें है। उसका होल्डर जो है वो तो जीव ही है ना। अगर जीव ही पजेस नहीं करेगा तो फिर उसको वो पेन होगा ही नहीं, वो आनंद आएगा ही नहीं, दोनों ही नहीं होगा। और इसीलिए ये दोनों चीजें जब मिलती हैं, भोगायतन और भोग साधन। भोगायतन मतलब कौन सा? भोग साधन मतलब कौन सा? ये दोनों जब मिलेंगे तभी जाके वो पूरा जो कर्म फल है वो आएगा। ठीक है? नहीं पता? पता है, बताइए। और कर्म में मतलब नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने परिभाषा बताई थी। अच्छा, नॉर्मल बताइए कौन सा, कोई भी एक्शन जो कि क्रिया है और कर्म है, नॉर्मल में बताइए कौन सा, बताइए कौन सा कर्म है कौन सा क्रिया है। नॉर्मल एक्शन से आप क्या मीन करते हैं? अब ये कान खुजाल रहे हैं। क्रिया नहीं है, वही तो मैं बोल रही हूँ। क्या है कर्म? क्या, कैसे आप डिफरेंशिएट करें? वही मैं पूछ रही हूँ आपसे कि एक कोई एग्जाम्पल बताइए जो ये कर्म है और ये क्रिया है। बताया था मैंने, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्रिया इज वर्ब। तो कर्म भी वर्ब है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग। सांस ले रहे हैं, ये कर्म है या क्रिया है? डाइजेशन हो रहा है फूड का, ये सब वर्ब है। हाँ, सब वर्ब है। ये सांस ले रहे, ब्रीदिंग इज अ वर्ब। डाइजेशन हो रहा है हमारे पेट में, कर्म है या क्रिया है? वर्ब है। और क्रिया को तो हिंदी में तो वर्ब को क्रिया ही बोलते हैं। कोई कोई बैठे बैठे ही ऐसे ऐसे करता है। फिर आंखें हम लोग विंक कर रहे हैं। अब बताइए कर्म और क्रिया में डिफरेंस। इनवॉलेंटरी जो करते हैं क्रिया है। इनवॉलेंटरी को वेदांतिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? कर्तृत्व पूर्वक। कर्तृत्व पूर्वक क्रिया, ये कर्म है। कि मैं कर रही हूँ, मेरा डाइजेशन हो रहा है, मेरी सांस ले, मैं कोई कर्तृत्व पूर्वक नहीं कर रही हूँ, पर अगर मैं प्राणायाम करूंगी तो वो कर्म हो जाएगा। वो तो आपने ऐसे कर दिया ना ये, पर वो हुआ जैसे कोई एक्शन हुआ ना, वो कर्तृत्व से किया आपने। आपका हाथ यहाँ पे गया, कुछ तो सोच रहे थे आप उस समय, गया, वो कर्तृत्व पूर्वक है। प्लस एक और रीजन, एक और उसमें आएगा जुड़ाव, क्या? विधि निषेधात्मक। कर्तृत्व पूर्वक और विधि निषेधात्मक क्रिया इति कर्म। अगर मैं विधि निषेधात्मक करूं, सांस लेना, कि इस तरह से सांस, ऐसे सांस लेना चाहिए, ये क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। विधि और निषेध जो हम लोग को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर्तृत्व को डूज एंड डोंट्स के साथ में और डूअर के साथ में, ये जब कोई वॉलेंटरी एक्शन भी इन दोनों के साथ में हो जाएगा तो वो कर्म, वो क्रिया कर्म हो जाएगी। जैसे उपवास रखना,
हाँ, और ब्रीदिंग क्रिया, क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है। तो ये सारे जो भी एक्शंस हैं उसमें क्या है, एक डूअर बैठा हुआ है, इसीलिए कर्म है, कर्तृत्व पूर्वक है। और जैसे ही कोई कर्म, इसीलिए क्रिया का उतना फल, कर्म फल नहीं आता है, उतना क्या नहीं आता है, पर कर्म का फल क्यों आता है, क्योंकि वहां पे वो कर्तृत्व पूर्वक है, वो डूअरशिप बैठा हुआ है, वहां कर्ता बैठा हुआ है, इसीलिए उसका फ्रूट आएगा। क्रिया के फल नहीं आएगा, कर्म का कर्म फल आएगा। क्रिया का आप सांस ले रहे हैं, इसका क्या कर्म फल है, कोई कर्म फल नहीं। एनिमल्स, बर्ड्स का सब क्रियाएं, हाँ सब, क्योंकि वो तो उसमें कर्तृत्व पूर्वक है ही नहीं, कुछ सारी क्रियाएं हैं उसमें। उनका जो नेक्स्ट योनि तय रहता है, क्योंकि उनकी भोग योनि रहती है, उनकी भोग योनि रहती है। तो कोई भी जब भोग योनि होती है तो फिर वो इतने पीरियड के लिए होती है, वो फिक्स रहता है कि उतने पीरियड के लिए बना हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जितने हमको दिखाई दे रहे हैं ना, एक पेड़ भी हो, एक पत्थर भी है, ये भी योनि है पत्थर की भी, सारी जितनी योनियां हैं इसका एक पीरियड के लिए मिला हुआ है, वो खत्म होते ही फिर वो लोग फिर से किसी एक इवोल्यूशन में चले जाएंगे उनके कर्म फल के अकॉर्डिंग। कि वहां पे उस योनि में लोग सिर्फ क्रिया ही कर सकते हैं, कर्म तो कर नहीं सकते। बिल्कुल, कर फ्रूट ऑफ एक्शन हमें कहीं पे भी लेके जा सकते। उनका तो अपर तय है, लेकिन हमारा लोअर नहीं, उनका भी अपर तय नहीं है, कर्म फल के हिसाब से। तो कर्म नहीं, कर्म फिर लास्ट जीवन में, अभी का जो उनका, वो लोग पत्थर बन गए सपोज, या कोई घोड़ा गाय कुछ बन गए, तो जो बने हैं उसमें तो खराब भी है, अच्छे भी फ्रूट ऑफ एक्शन है। हो सकता है कि जो वो गाय बनी हुई है अभी उसका कर्मफल और बाकी है कि उसको चींटी बनना हो या उसको सर्प बनना हो, क्योंकि इतने सारे कर्मफल है, हमको तो पता नहीं है। सच है, उसने आगामी उस जीवन में नहीं बनाए, पर फिर भी जब वो एग्जॉस्ट हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली वो कहाँ जाना है वो डिसाइड हो। बहुत विचित्र है यहाँ पे सब कुछ। तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि ये हमारे घर में है, ये हमारा पेट है, तो इसके आगे भी। हम लोग को कई बार ऐसे लगता था क्योंकि घर में हमेशा ही पेट्स रहे हैं, तो इसको बहुत अच्छी आगे योनि मिलेगी, अच्छा होगा, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। पूरा तय है, जैसे गुरुदेव कहते थे ना कि यहाँ पे ब्लूप्रिंट पूरा रेडी है सबका, वो आगे आगे हम लोगों को पता चलता जाता है। हम लोग के साथ भी ऐसे ही है, पर हमारे हाथ में आगे का कर्मफल बनाने का पूरा फ्रीडम है। वी हैव दैट इंडिपेंडेंस। हम लोग कैसा भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास में इंटेलेक्ट है, क्योंकि हमारे पास में कर्तृत्व भोक्तृत्व है। तो हम लोग विधि निषेधात्मक, इसीलिए हमारे लिए वेद इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी में बोला गया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। विधि और निषेध दिया हुआ है, ये फ्रूट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, साक्षी है ऐसा, साक्षी के पुरतः क्या हो गया, लिंगम आ गया। लिंगम मतलब सटल बॉडी आ गया, उसमें वो रिफ्लेक्शन पड़ा। तो जब वो रिफ्लेक्शन उसमें पड़ा, फिर वो रिफ्लेक्शन कहा गया देह, देहे न संयुतम, देह के साथ में पड़ा। तो देह में क्या हो गया, सेंशियंसी आ गई। वो चित छाया के कारण वो लिंग देह में सेंशियंसी आ गई। लिंग इज सटल बॉडी, लिंग इटसेल्फ इज सटल बॉडी ना। लिंग, मैं सोचा लिंग देह सटल बॉडी, नो। लिंग देह और देह, फिर आप दोनों जगह देह ऐड कर दीजिए। देह मतलब बॉडी, तो यहाँ पे उन्होंने वो मीटर को, ग्लॉस एंड सटल की ही बात है। हाँ, मीटर को ध्यान में रख के उन्होंने लिंगम देहेन संयुतम ऐसे किया। तो लिंग देह है और हमारा ग्रॉस बॉडी स्थूल देह है। ये दोनों को मिला के फिर दोनों कैसे हो रहा है, चिति छाया के कारण ही वो सारा लिंग देह में भी रिफ्लेक्शन के कारण ही वो सेंशियंसी आ रही है।
तो वो सेंशियंसी लिंग देह में कहाँ से आई? चिति छाया के कारण ही है। क्योंकि देखिए साक्षी तो हर जगह है। तो साक्षी के सामने जैसे लाइट हर जगह है, पर यहाँ पे कहीं पे भी मिरर नहीं है, पर जहां कहीं पे भी वो रिफ्लेक्टिव मीडियम उसको मिल जाएगा, वहां से ही वो क्या होगा? रिफ्लेक्शन शुरू हो जाएगा। उसी को चित छाया बोलते हैं। तो जब वो चित छाया के साथ में ये होता है तो क्या हो गया? लिंग शरीर क्या हो जाता है? इल्यूमिन करना शुरू हो जाता है। और फिर वो पार्ट ऑफ बुद्धि में आएगा। पार्ट ऑफ बुद्धि से क्या हो जाएगा? अंतःकरण और अहंकार, ये दोनों में स्प्लिट हो गए। ये स्प्लिट हो गए और ये दोनों एकदम से सेंशियंट बन के हम लोग से काम करवा रहे हैं। इसी चीज को 12th श्लोक में क्या बोला? उस लिंग देह के 3 अवस्था। ये लिंग देह ट्रैवल कर रहा है। लिंग देह के साथ साथ क्या होता है? चित छाया और साक्षी, ये तीनों रहते हैं साथ साथ में। लिंग देह के साथ में आप कॉजल बॉडी को भी जोड़ लीजिए। लिंग देह अकेला जोड़े रहेगा क्या? रहेगा ही। तो उसके साथ में कॉजल बॉडी भी है, लिंग देह भी है, चित छाया भी है, साक्षी तो है ही। ये चारों मिलके ट्रैवल कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं? तीनों अवस्था में जाते हैं और 2 और अवस्था में जाते हैं, जन्म में और मृत्यु में। 5 अवस्था हो गई। पांचों में ये ट्रैवल कर रहे हैं चारों। फ्रेंडशिप है इनकी। देह जो है, स्थूल देह, किसके अकॉर्डिंगली बदलता रहेगा? वेरी गुड। कर्म फल के अकॉर्डिंगली उसको अलग 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 देह मिलता रहेगा। एक पत्थर में लिंग देह नहीं है, पेड़ पौधों में थोड़ा सा और है, थोड़ा सा सेंशियंसी है उसमें, उसका अलग लिंग देह है। फिर पशु पक्षियों में और थोड़ा सा ज्यादा है, और ह्यूमन बीइंग्स में एकदम पूरा सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव है लिंग देह। वैसे ही चित इच्छा सब जगह रिफ्लेक्शन अलग 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 हो रहा है इसका। ठीक है। तो इस तरह से ये जो जीव है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम इस जीव का यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया है इन्होंने इस श्लोक से। व्यवहारिक जीव ये आके बन गया है। तो लिंग शरीर और जीव के बीच में क्या डिफरेंस है बताइए? लिंग शरीर और जो जीव है इसके बीच में क्या डिफरेंस है? क्या जीव लिंग शरीर के बिना रह सकता है? जीव और लिंग शरीर में क्या डिफरेंस है? हाँ, तो उसके बिना वो रह ही नहीं सकता है ना? तो जीवत्व क्या है? ये एक पोर्शन है। किस चीज का पोर्शन है? ये एक डिल्यूजन का ही, इग्नोरेंस का ही एक पोर्शन है जीव। उसी का दूसरा नाम है जीव। अज्ञान का ही दूसरा नाम है जीव। छोटा बन गया ना वो, लिमिटेड बन गया ना वो, उसमें डिल्यूजन आ गया ना। एक सिर्फ शरीर, वो जो साक्षी था, जो सबका मालिक था, वो एक सिर्फ एक में लिमिटेड होके रह गया, है ना? इसीलिए वो जीव बन गया, इसीलिए उसमें अज्ञान है बोलते हैं हम लोग। वो अपने आप को छोटा मान के चल रहा है। भ्रांति जन्यम तादात्म्य हो गया उसका। तो वो भ्रांति जब हटेगी तब क्या हो जाएगा? फिर से वो क्या हो जाएगा? व्यावहारिक जीव से फिर से साक्षी बन जाएगा। भ्रांति जन्यम है उसका तादात्म्य। भ्रांति जन्य है, इसीलिए क्या होता है? ज्ञान से चला जाएगा वो रियल होता तो क्या ज्ञान से जाता? नहीं जाता, क्योंकि फिर कोई भी चीज रियल है वो नहीं जाएगी, वो नहीं हटेगी। और क्योंकि भ्रांति जन्य है वो चीज, इसलिए वो हट जाती है ज्ञान से। अगर हमारा नेचर होता भ्रांति का ही, हमारा नेचर होता इग्नोरेंस का ही, तो हम लोग को इग्नोरेंस में ही रहना अच्छा लगता। पर हमको नहीं अच्छा लगता इग्नोरेंस में रहना। इसका मतलब है कि वो इग्नोरेंस हमारा नेचर नहीं है, वो चला जाता है। किससे जाता है? ज्ञान से चला जाता है। फिर व्यावहारिक वर्ड का जो है उसका कैसे हम लोग बोलेंगे?
व्यावहारिक का मतलब होता है क्रिया निष्पत्तौ कारकः अपेक्षते। मतलब क्या? क्रिया, फिर से देखिए क्रियाज वर्ड आई गया, क्रिया निष्पत्तौ कारकः अपेक्षते। कोई भी अगर एक्शन को कंप्लीट करना है, यहाँ पे क्रिया को आप कर्म ही मानना। हाँ, क्रिया निष्पत्तौ कारकः अपेक्षते मतलब क्रिया को, अगर कोई क्रिया करना है, एक्शन करना है, उसके लिए कारक की अपेक्षा है। बिना कारक के, कारक बताइए कौन कौन से हैं शुरू से? कर्ता, कर्म, कारण, अपादान, कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, फिर अधिकरण नहीं, संबंध और अधिकरण। आपको याद होगा ये तो। हाँ, वो उसी समय का, ये हमेशा काम आता है। तो ये सातों हमारे कारक हैं, 7 कारक है ना। कैसे कारक? हाँ, करता है, कोई कर रहा है वो करता हो गया। हाँ, किस चीज के ऊपर हो रहा है तो उसको वो हो गया। किस चीज से कर रहा है वो करण हो गया। किसके लिए कर रहा है वो संप्रदान हो गया। हाँ, किसी चीज से वो अलग हो रहा है वो अपादान हो गया। हाँ, किसका है, किसके लिए, किसका है, का की संबंध क्या है उसका, वो संबंध हो गया। और किस चीज पे अधिष्ठान क्या है उस चीज का, किस चीज पे कर रहा है, वो मे पे पर हो गया, अधिष्ठान हो गया। इसलिए ब्रह्म के साथ हमेशा वो आठवां ही लगता है, उस पर ही तत्व है। ऐसा है क्या? वस्तु पर उसमें तो सारे कारक हम लोग लगा सकते, उसी के कारण है। हाँ, पर उसके कारण ही है, सारा तो उसी के कारण है, उस वस्तु के कारण ही है। तो वो इंस्ट्रूमेंट भी वही है, उसी के ऊपर भी हो रहा है, वही करता भी है। देखा जाए तो सारे कारक तो वही है, एक ही नहीं है। ऐसा नहीं कि अधिष्ठान, उस कंटेक्स्ट में हम लोग वस्तु नहीं बोलते हैं अधिष्ठान। ये आ रहा है अभी, ये आ रहा है। अब इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग जब जाएंगे, कोई भी जीव जो है ना, वो व्यवहारिक जीव कैसे होता है, उसको कोई भी एक्शन करेगा, वो एक्शन के लिए क्या जरूरत है, ये सारे जो भी सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, साधन चाहिए, भोगायतन चाहिए, जो आपने बोला था, ग्रॉस बॉडी और सटल बॉडी, भोग साधन। तो सारे कारक अपेक्षा है उस जीव को कर्म करने के लिए, तभी वो व्यावहारिक जीव बनेगा। व्यवहार मतलब क्या? लेना देना, ट्रांजैक्शन। तो वो इंटरैक्शन वो कैसे होगा, तो उसमें सारे कारक की अपेक्षा है। सारे कारक जब तक उसमें लगेंगे नहीं, तब तक हम लोग कोई भी एक्शन नहीं कर सकते। ये तो व्यवहारिक मतलब क्या, जहाँ पे कर्म और कर्म फल दोनों ऑपरेट हो रहे हैं, इसी को व्यवहारिक बोल दिया। क्रिया निष्पत्त कारक का अपेक्षते, किसका डेफिनेशन है? व्यवहारिक जीव का, व्यवहारिक का, जीव भी मत लगाइए इसमें, व्यवहारिक। व्यवहारिक किसको व्यवहारिक बोलते हैं हम लोग? तो व्यवहारिक मतलब जहाँ पे हम लोग सारे कारक को उपयोग लाके कोई कर्म कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उसको बोल दिया हम लोगों ने। तो वहां पे क्या होता है, क्योंकि वहां पे कर्ता है, सबसे पहला तो कर्ता आ गया ना, कर्ता ने कर्म को सबसे पहले वो डूअर आ गया, इसीलिए उसको कर्म फल मिलेगा, और इसीलिए वहां पे क्रिया ना होके वो कर्म होगा। तो कर्म फल के साथ में वो जीव जो है वो लिपट गया। अब वो चिच्छाया नहीं रहा, वो साक्षी नहीं रहा। वो क्या हो गया, वो मैला हो गया, गंदा हो गया, क्योंकि उसने अपने आप को ये सारे कर्म फलों के साथ में लपेट दिया। साक्षी को कंप्लीटली कौन से शक्ति के कारण, आवरण शक्ति के कारण भूल गया।
कल हम लोगों ने देखा था ना आवरण शक्ति का पूरा, तो आवरण शक्ति ऐसे आ गई उसके ऊपर में, पूरी तरह से वो भूल गया, और इन सारे कारकों के साथ में वो व्यवहारिक जीव बन गया। वो जो जीव है अब वो नॉर्मल वाला नहीं है, वो अब पूरी तरह से क्या बोले व्यवहारिक, मतलब चल रहा, अब उसका कर्म कर्म फल कंटिन्यूअसली अब उसी में वो लिप्त है। तो ईश्वर सृष्टि क्या है? ईश्वर सृष्टि है एक, और एक प्रातिभासिक सृष्टि है, एक व्यवहारिक सृष्टि है। तो प्रातिभासिक सृष्टि क्या है? ये जीव सृष्टि है। और व्यवहारिक सृष्टि क्या है? ये है ईश्वर सृष्टि, है ना। तो प्रातिभासिक सृष्टि क्या है? ये हट जाएगी। जीव जो है ये हट के फिर से बन जाता है साक्षी, क्योंकि वो गलती से भ्रांति जन्यम होके बना हुआ है। हाँ, और व्यवहारिक जीव क्या है? ये ईश्वर सृष्टि है, ईश्वर ने इसको बनाया है, चित छाया के कारण बन गया है, ये ईश्वर बनाया है ना। तो व्यवहारिक और प्रातिभासिक, प्रातिभासिक क्या है? प्रातिभासिक जो है वो जीव सृष्टि है। प्रातिभासिक की तो शिक्षा है, और व्यावहारिक सृष्टि ईश्वर सृष्टि। व्यावहारिक सृष्टि जो है वो ईश्वर सृष्टि, वो बाधित हो जाती है। प्रातिभासिक भी बाधित होती है ज्ञान के आ जाने पर। इसको आप सोचिएगा, प्रातिभासिक जो सत्ता है, प्रातिभासिक सत्ता है, ये क्या है? ये जीव सृष्टि है। प्रातिभासिक सत्ता जो है, प्रातिभासिक सत्ता मतलब क्या? जो भास में, हाँ, वो क्या है? हम लोगों ने क्रिएट किया। हाँ, जीव सृष्टि। और व्यावहारिक सत्ता क्या है? वो जीव ईश्वर सृष्टि, मतलब जो विक्षेप है। हाँ, ठीक है। ये दोनों ही हट जाएगा, ज्ञान से हट जाएगा, प्रातिभासिक भी हट जाएगा। पर व्यावहारिक जो है वो कैसे हटेगा? कर्मफल क्षय के बाद में वो अपने आप हट जाएगा। तो हटेगा नहीं, मतलब उसमें हम लोग निर्लिप्त होते हैं। हाँ, हटेगा मतलब माइंड में हटेगा। सब कुछ यहाँ पे हमारी वृत्ति के रूप में ही है, तो वहां से वो हट जाएगा। तो ये व्यावहारिक जीव क्या है? एक और मतलब इसका ये होता है कि ये अब प्रमाण पर इसके ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं। धीरे धीरे चल रही हूं मैं। इसके ऊपर अब सारे प्रमाण ऑपरेट कर सकते हैं। ब्रह्म के ऊपर या वो साक्षी के ऊपर क्या हमारे प्रमाण ऑपरेट कर सकते हैं? प्रमाण बताइए, 5 तरह के प्रमाण बताइए। प्रमाण बताइए। अनुमान, स्टार्टिंग से बताइए। जो देख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट प्रमाण। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? परोक्ष नहीं है क्या? साक्ष्य, प्रत्यक्ष। परोक्ष सामने देख रहे हैं ना, सामने किसी चीज की प्रत्यक्ष, अक्षम अक्षम प्रति, प्रत्यक्ष अक्षम और आंख से देख रही, प्रत्यक्ष। फिर अनुमान आपने बताया, फिर परोक्ष प्रमाण नहीं होता। अनुमान प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान हो गया, और बाहर में अभी आप आए थे, आपने बोला बारिश हुई थी, मुझे कैसे पता चलेगा? तो इसको कौन सा प्रमाण बोलते हैं?
हाँ, शब्द प्रमाण एक हो गया। चलिए ये लास्ट में, या तो फर्स्ट प्रमाण या तो लास्ट में शब्द प्रमाण। अर्थापत्ति, वेरी गुड, अर्थापत्ति। और क्या प्रमाण बाकी है? किसी को कांटा चुभा, हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल से ही हमेशा याद रखें। अर्थापत्ति, जो मैंने बाहर को देख के, मतलब इफेक्ट को देख के मैं कॉज पे आई। मतलब जैसे ऊपर आया, लोग जब आ रहे हैं तब दोपहर में मुझसे मिलने के लिए आए। बाहर आपने बहुत सारे शूज देखे तो आपको लगा सत्संग चल रहा है। आपने डायरेक्टली अंदर नहीं आके देखा, नीचे से ही आपको समझ में आ गया। इफेक्ट को देख के कॉज समझ में आ, उसको बोलते हैं अर्थापत्ति। बाहर गीला देख के आपने कारण समझ लिया कि बारिश हुई थी रात में या सुबह, उसको अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष समझ में आ गया, जो हमको दिख रहा है। फिर अनुमान, मतलब कि वहां पे धुआं देख के कि अग्नि भी है। क्यों? कि पहले हमने कहीं पे दोनों को साथ में देखा था। यथा पाकशालायाम, जैसे पाकशाला में मैंने देखा था कि जहाँ पे वहां पे अग्नि जल रही होती है, वहां धुआं भी रहता है। तो अगर मैंने माउंटेन टॉप पे धुआं देखा, इसका मतलब है वहां पे अग्नि भी है। यह अनुमान प्रमाण हो गया। हाँ, फिर क्या है? अर्थापत्ति। फिर हाँ, फिर वो तो दोष है, अभाव है। मतलब दूसरों का, हाँ, मुझे भी तो दर्द हुआ, मुझे भी जब कांटा चुभा था मुझे भी दर्द हुआ। वो देखे कोई अनुभव से लेकर, हाँ, अनुभव का ही है। तो क्या है इसका नाम? क्या है नाम? ऐसा हुआ जो उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण। उपमान प्रमाण से क्या होता है कि हम लोग दूसरों का भी समझ पाते हैं। दूसरों का ऐसे इमोशन, किसी ने किसी का अपमान कर दिया बहुत जोर से, तो मुझे वो बहुत फील हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे जब किसी ने अपमान किया था तो मुझे पता है कि वो पेन क्या था। सेवा में इसीलिए हमेशा उपमान प्रमाण, जिसका जितना तगड़ा होगा वो उतनी अच्छी सेवा कर पाएगा, क्योंकि उसको फील होगा ना, दूसरे की रिक्वायरमेंट पता चलती है उपमान प्रमाण से। मेरे साथ में ऐसा है, मुझे भूख लगती है तो मेरा सिर दुखना शुरू हो जाता है। इसको भी इसीलिए भूख लगी होगी, इसीलिए इसका सिर दुख रहा हो। उपमान, अपने आप से हम लोग रिलेट कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। और एक और है अनुपपत्ति, अनुपलब्धि, अनुपपत्ति, हाँ, जो उपलब्ध नहीं है। ठीक है। और लास्ट में जो आपने बोला था शब्द प्रमाण। अब ये सारे जो भी हैं, हाँ, ये जो साक्षी था उसके ऊपर एक भी प्रमाण, शब्द को छोड़ के एक भी प्रमाण उस पर लगाया नहीं जा सकता। पर अब ये जो व्यवहारिक जीव बन गया, इस पे हम लोग सारे प्रमाण अब लगा सकते हैं। कैसे नहीं लगा? ब्रह्म पे लगा सकते हैं क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण लगा सकते हैं क्या ब्रह्म पे? बताइए। साक्षी पे प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, अक्षर से दिखेगा ही नहीं, किसी भी सेंसेस से दिखेगा ही नहीं। उपमान, ये सारे जो भी है ना, उपमान हो या अनुमान हो, अर्थापत्ति हो, अनुपलब्धि हो, ये सारे प्रत्यक्ष के ही बेस्ड हैं। तो अगर प्रत्यक्ष ही जिस पे नहीं लागू हो रहा है तो वो क्या होता है? कोई भी उस पे लागू नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट पे भी तो हमने कहीं ना कहीं तो देखा हुआ है ना उस चीज को, तो वो भी प्रत्यक्ष का ही भाई बहन हुआ। ये सारे कहीं ना कहीं रिलेटेड टू प्रत्यक्ष ही हैं। तो इसीलिए अब वो साक्षी पे तो कोई हम लोग लगा नहीं सकते हैं कोई भी प्रमाण।
पर ये जो है व्यवहारिक जीव जैसे ही बनता है तो पांचों प्रमाण इस पे ऑपरेटिव हो जाते हैं। इसको हम लोग प्रमाण से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो जीव है ये क्या है? ये संघात है। संघात मतलब क्या हुआ? संघात मतलब बताइए। हाँ, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट से बना हुआ है और अगर कोई भी चीज कंपोनेंट से बनी हुई है तो वो क्या है? मिथ्या है। मिथ्या सिद्ध। मिथ्या सिद्ध मतलब क्या? जो कॉम्पोजिशन से बना हुआ हो। बहुत सारी चीजों से जो भी सिद्ध हुआ तो फिर वो कैसे हो? किस चीज से हम किसको सिद्ध करें? हम लोगों ने जैसे एक को रिमूव कर दिया था। चारों चीज थी ना, साक्षी था और क्या क्या था? चित छाया, सूक्ष्म शरीर, उसमें से ग्रॉस बॉडी, उसमें से एक भी आप निकाल लीजिए, वो जीव को आप डिफाइन कर पाएंगे क्या? सिर्फ सटल बॉडी है पर उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं है तो वो जीव नहीं जीव रहेगा, वो जीव बन ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें एक्सप्रेशन ही नहीं है। वो कहां से कर्म फल को कर्म वो ही तो ऐसे फिर भूत प्रेत बनते हैं क्योंकि उनको एक्सप्रेशन नहीं मिलता है। ग्रॉस बॉडी नहीं है उनके पास में पर वो सटल बॉडी है, उनका वैसा एक्सप्रेशन, इसलिए उनको हम जीव नहीं बुलाते, वो प्रेत योनि है अलग। तो इसलिए संघात से अगर ये जीव बन गया है तो फिर क्या होगा? ये असत मिथ्या है, मिथ्या सिद्ध मिथ्या हो गया इसीलिए। और इसीलिए ये क्या है? ये फॉल्स है, रियल नहीं है। माया का एक पोर्शन है। तो उसमें साक्षी भी एक कंपोनेंट है ना? बिल्कुल। तो फिर साक्षी को भी एक कंपोनेंट बना दिया उसने। इसीलिए अगर वो साक्षी कंपोनेंट नहीं तो फिर तो है ही नहीं। साक्षी के बिना तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है। तो इसमें ये 16th वाले में फिर से रिवाइज करिए शुरू से। साक्षी कैसे बनेगा? जीव कैसे बनेगा? सारे कंपोनेंट से मिलके। चिच्छाया सबसे पहले कहाँ पे आएगा? चिच्छाया सबसे पहले कहाँ आएगा? इधर साक्षी है। चिच्छाया कहाँ आएगा? लिंग शरीर में आएगा। लिंग शरीर कहाँ देगा उसका? ग्रॉस बॉडी में देगा। ये सब मिला के जो चारों चीजें हैं ये एक जीव, व्यवहारिक जीव बन गया। व्यवहारिक मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब जहाँ पे कारक लग जाते हैं। जैसे ही कारक लग गए, कार्य क्या था वो? क्रिया निष्पत्तौ, क्रिया निष्पत्तौ कारकः अपेक्षते। क्रिया की निष्पत्ति के लिए, क्रिया को करने के लिए हम लोग कारक की अपेक्षा है। तो तब जैसे ही कारक लग जाएंगे उसपे, वो व्यवहारिक बन गया, उसमें इंटरैक्शन आ गया, उसमें कर्ता भोक्तापना आ गया, फ्रूट ऑफ एक्शन आ गया उसका। फ्रूट ऑफ एक्शन जैसे ही आएगा वो एक जीव बन गया। अब उसपे सारे प्रमाण भी लागू हो जाएंगे। नहीं तो वो क्या था? प्रमाण अगोचरत्वम। ब्रह्म जो है, साक्षी जो है, वो प्रमाण से उसको सिद्ध नहीं, एक्सेप्ट शब्द। हाँ, वो आप वाला शब्द को अलग रखिएगा। शब्द प्रमाण ही सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर सकता है। तो वहां पे कुछ भी नहीं जाता है, कुछ कर नहीं सकते उसको, हम लोग उसको देख नहीं सकते, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, उसको प्रूफ कैसे करें? पर ये जो जीव है इसके ऊपर सारे पंच प्रमाण ऑपरेटिव हो जाते हैं। फिर क्या बोला? ये एक संघात है, ये चीजों से मिलके बना हुआ है, इसीलिए बना हुआ है मिलके, इसीलिए ये क्या है? मिथ्या सिद्ध है, इसलिए मिथ्या है। मिथ्या है मतलब क्या? सटल बॉडी देखिए, सटल बॉडी जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है? चिच्छाया पर डिपेंड करती है। वहां पे भी तो वो उनका डिपेंडेंसी है, एक दूसरे के बिना हम लोग सटल बॉडी और चिच्छाया को क्या प्रूव कर सकते हैं? एक एक को देखिए। सटल बॉडी में से अगर हमने चिच्छाया को भी हटा दिया तो हम सटल बॉडी को भी
हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। सटल बॉडी में क्योंकि चित छाया का रिफ्लेक्शन है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसीलिए वो सटल बॉडी बनी है। हटा दीजिए उसको, चित छाया को हटा दीजिए सटल बॉडी में से, सटल बॉडी में नहीं, मतलब वो भी एक कॉम्पोजिशन, सटल बॉडी भी एक कॉम्पोजिशन। तो सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी, इन सबसे मिलके जब ये जीव बना हुआ है तो कॉम्पोजिशन ही है। साक्षी को हटाने से कुछ भी काम नहीं। ठीक है, तो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, जहाँ पे कुछ है नहीं वहां पे सब कुछ हमको दिखाई दे रहा है। माया, सब माया, बिल्कुल। उसने कहीं से लिया हुआ है, कहाँ से लिया हुआ है, वो साक्षी से ही लिया हुआ है। साक्षी का नेचर क्या है, सत है। इसको नेक्स्ट वाले में आएगा, वो सत है, इसलिए सत 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 जो है इजनेस सब में लग रहा है, इसलिए वो जीव भी हमको लग रहा है कि वो है। और जैसे ही वो जीव बन जाता है फिर वो पूरे चक्कर में, घन चक्कर में पड़ता रहता है। जानना है हम लोग को, ये किसी और के बारे में नहीं बोला है, हमारे ही बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग जीव कैसे बन गए हैं, हमारा जो नेचर है वो एक्चुअली क्या है। सब थॉट ही है, सब थॉट रूप ही है। थॉट रूप नहीं होता तो बोलिए क्या होता, थॉट रूप है, इसको कैसे प्रूव करेंगे कि जीव जो है ये थॉट रूप है, कैसे प्रूव करेंगे। नहीं, इसको उल्टा करिए, इसको सोचिए ऐसे कि ये जाता कैसे है, ज्ञान से जाता है। तो ज्ञान क्या है, वृत्ति है, थॉट है। तो इसीलिए अगर ये थॉट से जा रहा है, कोई चीज थॉट से जा रही है, यानी वो भी थॉट रूप ही है। थॉट से ही थॉट हटेगा ना, थॉट ही वृत्ति रूप में चाहिए, कुछ हटाने के लिए उसी लेवल पे चाहिए ना। वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट से नहीं हटा सकते, चलो तुम्हारे दिमाग खोलें, वहां से कुछ निकालें, ब्रश से घिसो, साबुन डालो, एरियल, सारे दाग धब्बे सब हट जाएंगे एरियल से। नहीं होता। किससे जाता है वो अलग ही थॉट से जाता है। अगर वो थॉट से जीव भाव जा रहा है मतलब वो भी थॉट रूप में, नहीं तो फिर वो किसी और चीज से जाता है। से हमको निकलना है जल्दी से बाहर। क्या अपने आप को समझेंगे तभी हम निकल पाएंगे, अपने आप को समझेंगे ही नहीं तो फिर कैसे निकलेंगे। ये माया बहुत बहुत तगड़ी है, वो नहीं निकलने देती आसानी से। बहुत जन्मों का है ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।